हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज की क्लास है उसमें हम क्लास 8 इंग्लिश की यूनिट 5 साइंस एंड क्यूरियोसिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे रीड करेंगे, उसे समझेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो नाम है वो है फेदर्ड फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये क्या है? फेदर मतलब कि जिसके पंख होते हैं। पंख किसके होते हैं? पक्षी के, है ना। तो एक फेदर्ड फ्रेंड मतलब कि कोई बर्ड है और वो इंसान का दोस्त है, तो उसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड द चैप्टर। इसके दो पार्ट हैं, आज के वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। To the best of my knowledge, there has never been a regulation that forbids one to keep pets in a space station। ठीक है, तो क्या कह रही है, ये जो राइटर है वो बता रहा है कि जितना मुझे पता है। तो ये राइटर कैसे ये बता रहा है कि स्पेस स्टेशन, जितना मुझे पता है, कि मेरी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं है जो कि फॉरबिड करता हो। फॉरबिड मतलब कि रिफ्यू मना करता हो, या जिस चीज पे अपने कह रहे थे ना कि बैन है या फॉरबिड है, मतलब वो चीज जो मना है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है जो ये मना करता है कि स्पेस स्टेशन के अंदर पेट्स नहीं रख सकते या ला सकते। No one ever thought it was necessary, and even had such a rule existed, I am quite certain that Sven Oslin would have ignored it। ठीक है, क्योंकि किसी को, अब आप खुद सोचो, कोई सोचेगा कि स्पेस स्टेशन के अंदर हम कोई एनिमल लेके जाएं, है ना, या पेट्स लेके जाएं? नहीं ना। तो इसलिए किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कोई रूल इम्पोर्टेंट है या नेसेसरी है। और अगर ऐसा रूल सच में होता भी कि कोई भी पेट को अपने स्पेस स्टेशन के अंदर नहीं लेके जा सकते, फिर भी जो स्वैन ऑसलिन है वो इस बात को इग्नोर कर देता, कि इस रूल को बिल्कुल इग्नोर कर देता, ना मानता। एक्चुअली ही वॉज अ वायरी लिटिल फेलो। वायरी मतलब क्या होता है? कि दिखने में जो पतला हो, थिन हो, पर असल में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहे हैं? स्वेन ओसलिन की बात कर रहे हैं। Like most of the early spacers, and managed to qualify easily for the 150-pound bonus that kept so many of us on a reducing diet। ठीक है, तो ये भी स्पेस स्टेशन के अंदर क्या है? स्पेसर्स मतलब कि जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं या रॉकेट्स होते हैं, उनके अंदर जो जाते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो वो जो जाते हैं उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मान लो कि आपकी रॉकेट के अंदर कुछ भी खराबी आ चुकी है ना, तो उसको वो सही करते हैं उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर, स्पेस। और फिर वो कैसे करते हैं? वो स्पेस में बाहर जाके, है ना, वो सूट पूरा पहना होता है उन्होंने व्हाइट कलर का, जिससे कि वो स्पेस में सरवाइव कर सके, और फिर वो बाहर जाके अपने मैकेनिकल एक, उससे अगर कुछ भी फॉल्ट होता है उस मशीन में तो उसे सही करते हैं। ठीक है, और वो ही काम था स्वेन ओसलिन का। तो वो बता रहे हैं कि क्वालिफाई करने के लिए, जो इनकी ये जो प्रोफेशन होता है उसके लिए एक क्वालिफाइंग चीज होती है कि आप कितने, आपका वजन कितना होना चाहिए। ठीक है, और वो 150 पाउंड, जिसके लिए जो ये स्वेन ओसलिन था वो बिल्कुल सही था, उसका वेट बिल्कुल सही था। Had he been built otherwise, his chances of getting a job in space would have been very slim। अगर उसका जो बिल्ट है, मतलब कि उसकी जो बॉडी है, उसका जो वेट है, वो कम ज्यादा होता, तो ये जॉब उसको ना मिलती, ऐसा ये कह रही है। स्वेन वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन। कि जो स्वेन था वो हमारी स्पेस टीम के अंदर, मान लीजिए, सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन मैन था। And excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted gliders as they floated around in free fall, making them do a slow motion three-dimensional ballet that would get them into their right position। ठीक है, तो स्वेन, जैसे मैंने कहा, इसका काम क्या था कि जब स्पेस के अंदर स्पेसशिप जाती है, स्पेसक्राफ्ट जाता है, तो उसके अंदर कोई भी अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है तो वो बाहर जाकर, ठीक है, अटैच किया जाता है उसे एक रोप जैसी चीज के साथ, और फिर वो स्पेस के अंदर जाकर, बाहर जाकर, और उसमें जो एक, जितने भी एक
स्पेस बना होता है, एक जगह बनी होती है जिसके अंदर उसमें जैसे अपने कहते हैं जैसे गाड़ी होती है उसका इंजन होता है, वैसे ही मान लो कि उस चीज का कोई इंजन है, उसमें वो जाके सारी चीजें करता है। एजॉर्टेड गर्डर्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें हो। एजॉर्टेड का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग चीजें होना एक ही वैरायटी के अंदर, और गर्डर्स का मतलब होता है कि स्टील या कंक्रीट से बनी हुई कोई चीजें, ठीक है। तो जो स्वेन था वो किसके अंदर सबसे अच्छा काम करता था, वो मैकेनिकल चीजों के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर सकता था, जो कि स्पेस के अंदर काफी ज्यादा अच्छा था। उस कंस्ट्रक्शन मैन की तरह वो एक बहुत ही अच्छा काम कर सकता था। एंड फ्यूजिंग द पीसेस टुगेदर व्हेन दे वर प्रिसाइजली डिवाइडेड इनटू द इंटेंडेड पैटर्न, ठीक है। तो जैसे जो भी स्पेसक्राफ्ट का एक मैकेनिज्म होता है उसमें कभी कभी थोड़ी खराबी आ जाती है, तो इसको अच्छे से पता था कि कौन सी चीज कहाँ आएगी और वो फटाफट उसको ठीक कर देता था। इट वॉज अ स्किल्ड एंड डिफिकल्ट जॉब, जो ये कंस्ट्रक्शन मैन की जॉब है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड और एक डिफिकल्ट जॉब है। फॉर अ स्पेस सूट इज नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट ऑफ गार्ब्स इन विच टू वर्क, क्योंकि जो स्पेस सूट होता है, ठीक है, जो मैंने अभी जैसे बताया कि स्पेस में ये जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वो ये स्पेस सूट पहनते हैं जिसके कारण ये ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। और जो स्पेस सूट होता है वो एक बहुत ही अच्छा, अगर हम कहें कि अपने जैसे क्लोथ्स पहनते, गार्ब्स का मतलब होता है एक पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है, एक स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ को गार्ब कहते हैं। तो जो स्पेस सूट है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता, कि बहुत ज्यादा उसमें हम इजीली वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए जो जॉब है कंस्ट्रक्शन मैन की वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। However, Sven's team had one great advantage over the construction groups you see putting up skyscrapers down on earth. लेकिन जो स्वेन की टीम थी, है ना, जो उनकी कंस्ट्रक्शन ग्रुप की जो टीम थी, उनके पास एक एडवांटेज थी दूसरी टीम से ज्यादा, जो कि they could step back and admire their handiwork without being abruptly parted from it by gravity, कि मतलब जब वो स्पेस में होते थे तो वो जब भी सही कर रहे होते थे बाहर जाके, तो वो अपने हैंडवर्क को, मतलब कि जो भी वो काम किया है उन्होंने, है ना, अच्छा सा, वो उसे देख सकते थे। जो ग्रेविटी है वो उन्हें कभी भी इधर उधर नहीं लेके जाती थी। डोंट आस्क मी व्हाई स्वेन वांटेड अ पेट। अब वापस वो उस मुद्दे पर आ गए हैं, कि उस बात पर आ गए कि जो ये पेट का जो सीन था वो क्या था। अब मुझसे ये मत पूछना कि सन को पेट क्यों चाहिए था, और व्हाई ही चूज द वन ही डिड, और उसने वो ही पेट क्यों चूज किया जो उसने किया। आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट बट आई मस्ट एडमिट दैट हिज सिलेक्शन वाज वेरी सेंसिबल, कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और इसलिए मुझे नहीं पता कि उसने स्वैन ने जो पेट चूज किया लाने के लिए वो क्यों किया। पर मेरे को एक बात माननी पड़ेगी कि जो उसका सिलेक्शन था वो बहुत ज्यादा सेंसिबल था, बहुत ज्यादा समझदारी वाला था। क्लैरिबल वेट प्रैक्टिकली नथिंग, जो क्लैरिबल था उसके पेट का नेम है स्वैन के, ये याद रखना। उसके जो पेट क्लैरिबल है वो बिल्कुल ऐसे था कि मतलब उसका वेट हल्का था बिल्कुल, कि उसका ऐसे मान लो कि उसका वेट था ही नहीं, इतना कम था उसका वेट। हर फूड रिक्वायरमेंट्स वर टिनी, और उसको जो खाने की चीजें चाहिए थी वो बहुत ज्यादा कम चाहिए होती थी, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होती थी। एंड शी वॉज नॉट वरीड एज मोस्ट एनिमल्स वुड हैव बीन बाय द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। और जो वो क्लैरिबल थी, उसकी पेट थी जो स्वैन की, वो बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे वरीड नहीं थी, चिंता में नहीं आई जब उसको ये पता चला कि हम बिना ग्रेविटी के रहने वाले हैं कुछ दिन, ठीक है, क्योंकि अब स्पेस है तो स्पेस में ग्रेविटी तो होगी नहीं, तो इसीलिए। आई फर्स्ट बिकेम अवेयर दैट क्लैरिबल वाज अबोर्ड व्हेन आई वाज सिटिंग इन द लिटिल कभी होल लाफिंगली कॉल्ड माय ऑफिस। मुझे सबसे पहले कब पता चला कि जो क्लैरिबल है, मतलब कि जो स्वेन की पेट है, वो हमारे साथ स्पेस स्टेशन के अंदर है। ये मुझे तब पता चला जब मैं अपने कभी होल क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा जब स्पेस होता है ना बैठने की जगह, उसे कभी होल कहते हैं, ठीक है। तो मैं जब अपने कभी होल यानी कि जो मेरा ऑफिस कहते हैं जिसको, उसमें था, तब मुझे ये पता चला कि जो क्लैरिबल है वो भी हमारे साथ इस स्पेस स्टेशन में है।
checking through my list of technical stores to decide what items we would be running out of next. और मैं क्या कर रहा था तब जब मेरे को ये पता चला कि क्लैरिबल भी वहां है, मुझे मैं क्या कर रहा था कि मैं जो लिस्ट थी कि मेरे को हम अब अपने को क्या क्या चाहिए टेक्निकल चीजों के अंदर, है ना, कि क्या क्या मुझे चाहिए, जो चीजें खत्म हो रही हैं उसकी लिस्ट बना रहा था. When I heard the musical whistle beside my ear, I assumed that it had come over the station intercom and waited for an announcement to follow. जब मुझे मैं ये सब कर रहा था कि लिस्ट बना रहा था तब मुझे मेरे कान के पास एक विसल सी बजी, सीटी जो होती है ना, थोड़ी सी आवाज सी आई. तो मुझे ऐसा लगा शायद जो स्टेशन का जो इंटरकॉम होता है ना, कि जो अर्थ से और स्पेस के अंदर जो कनेक्शन होता है उसे इंटरकॉम कहते हैं, तो वहां से शायद कोई आवाज आई होगी. और मैं फिर वेट करता रहा कि शायद कोई अनाउंसमेंट होगी कि कुछ ना कुछ वो बोलेंगे वहां से. It didn't, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Instead, there was a long and involved pattern of the melody that made me look up with such a start that I forgot all about the angle beam just behind my head. ठीक है, पर कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था, कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई वहां. और फिर मुझे समझ में आया कि जो मेलोडी थी, मतलब कि जो आवाज आ रही थी, जो विसल आ रही थी, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग की, मतलब कि उसकी जो साउंड थी, है ना, वो बहुत ही ज्यादा पैटर्न में थी, मतलब ऐसे मान लो कि जैसे कोई गुनगुना रहा हो वैसी सी आवाज थी. और फिर मैंने पीछे मुड़ने के लिए जब उसको देखा, मैं भूल गया था कि वो स्पेस स्टेशन में थे, है ना. तो क्या है, जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स की जो लाइट है वो बीच बीच में चमकते हैं तब, तो उस लाइट, वो उसकी बीम जो है उस पर पड़ रही थी. When the stars had ceased to explode before my eyes, I had my first view of Claribel. ठीक है, जो स्टार्स की लाइट है उसकी वजह से वो पहले क्लैरिबल को नहीं देख पाया, क्योंकि सारी तरफ सिर्फ रोशनी रोशनी थी. जब वो जो स्टार्स थे, वो सीज का मतलब होता है कि स्टॉप होना, किसी चीज का रुकना. तो जब वो स्टार चमकना बंद हो गए तब मैंने पहली बार क्लैरिबल को देखा. ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी ना ज्यादा वो है कि इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो थोड़े हार्ड लगेंगे. ठीक है, तो इस स्टोरी में अब तक क्या हुआ एक बार मैं बता दूं, कि इसमें ये जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि मान लो वो एक स्पेस स्टेशन के अंदर काम करता है और उसका एक कलीग है स्वेन ओस्निन. ठीक है, और एक बार क्या होता है वो, तो एक बार क्या होता है, जो स्वेन ओस्निन होता है वो अपना जो पेट होता है, ठीक है, क्लैरिबल, उसको ना छुपके से स्पेस स्टेशन के अंदर ले आता है. और मैं जो होता हूँ मुझे वो पता नहीं होता. और मुझे ये बात कब रियलाइज होती है कि जो हमारा स्वेन है वो अपना जो पेट है क्लैरिबल उसको लेके आया है, तब जब मैं अपने उस कभी होल के अंदर, मतलब कि अपने जो ऑफिस है स्पेस स्टेशन के अंदर बहुत छोटा सा, उसके अंदर होता हूँ. ठीक है, वहां से जब मैं बैठा होता हूँ एक लिस्ट बना रहा होता हूँ कि मुझे कौन कौन सी नई चीजें टेक्नोलॉजी की चाहिए जो खत्म हो रही हैं, तभी एक आवाज आती है मेरे कान के पास, है ना, गुनगुनाने की. मुझे पहले तो ऐसे लगता है कि जो आवाज है वो कहाँ से आ रही है, वो इंटरकॉम से आ रही है और वो अनाउंसमेंट की वेट करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, फिर वो जब उसको ये रियलाइज होता है कि ये जो आवाज है वो इंटरकॉम से नहीं आनी पर वहीं से आ रही है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है. पर वो थोड़ी टाइम के लिए लाइट, जो स्टार की लाइट होता है, हाँ, होती है, उसकी वजह से नहीं देख पाता कि कौन कहाँ से वो आवाज आती है. ठीक है, उसके बाद जैसे ही जो स्टार्स की लाइट है वो स्टॉप होती है, सीज होती है, तो वो सबसे पहली बार क्लैरिबल को देखता है. ठीक है, तो ऐसे उसको पता चलता है कि जो क्लैरिबल है, जो स्वेन का पेट है, वो भी हमारे साथ इस शिप पर है. शी वॉज अ स्मॉल येलो कैनरी. अब ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो वो क्लैरिबल है वो एक क्या है, बर्ड है. ठीक है, और उसका जो कलर है वो क्या है, येलो है, और वो एक कैनरी है. कैनरी एक बहुत ही, एक कहीं तो पॉपुलर बर्ड है. ठीक है, और बहुत सारे लोग इसे अपने पेट के तौर पर रखते हैं. हैंगिंग इन द एयर एज मोशनलेस एज हमिंग बर्ड. और वो ना, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती, तो आपको पता ही है हवा में उड़ते हैं ना, चाहे वो इंसान हो चाहे, तो वो भी ऐसे बिल्कुल मोशनलेस की, मतलब बिना हिले डुले ऐसे हवा में थी, हैंग कर रही थी, मतलब लटक रही थी, ऐसे लग रहा था.
and with much less effort, for her wings were quietly folded along her sides. और उसको वो ऐसा नहीं था कि अपने विंग्स के जो अपने पंख होते हैं उससे उड़ रही थी, नहीं नहीं, उसके जो विंग्स थे वो आराम से उसके साइड में थे कि वो अपने विंग्स का यूज नहीं कर रही थी. वी स्टेयर्ड एट ईच अदर फॉर अ मिनट, कि हमने एक दूसरे की तरफ कुछ एक मिनट तक देखा. देन बिफोर आई हैड क्वाइट रिकवर्ड माई विट्स, ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैंने अपने विट्स को, यानी कि मेरे सोचने की क्षमता वापस आई, कि एक बार तो वो थोड़ा शौक हो गया था उसको वहां देखकर क्लैरिबल को, फिर उसके जैसे ही सोचने की जो क्षमता है वो वापस आई. शी डिड अ क्यूरियस काइंड ऑफ backward loop. I'm sure no earthbound canary had ever managed. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया इससे पहले कि वो कुछ कर सके, है ना, कि वो जब थोड़ा सा चौक से बाहर आया, तभी जो वो बर्ड थी, कैनरी थी, है ना, क्लैरिबल थी, उसने एक क्या किया, एक बैकवर्ड लूप ले ली, मतलब अपने बॉडी को ऐसी तरीके से मूव किया कि वो पीछे की तरफ चली गई. ठीक है, और शायद कभी ऐसी, मतलब कि ऐसी कोई भी शायद अर्थ में कैनरी नहीं होगी जिसने ऐसा कुछ किया हो. एंड डिपार्टेड विद अ फ्यू लेजरली फ्लिक्स, और ऐसे ऐसे करते करते वो वहां से चली गई. इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट शी हैड ऑलरेडी लर्नड हाउ टू ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी. वो देखकर मुझे समझ आ गया था कि जैसे उसने वो बैकवर्ड लूप लिया, है ना, और वो वहां से बिना अपने पंख का यूज करके चली गई, तो ऐसा समझ आ गया था मुझे कि उससे पहले उसने सीख लिया है कि कैसे बिना ग्रेविटी के रहा जाए. एंड डिड नॉट बिलीव इन डूइंग अननेसेसरी वर्क, और उससे बिना किसी बात के, मतलब कि अननेसेसरी वर्क की, कोई ना जरूरत का काम करने का बिलीव नहीं था, कि मतलब कि उसने बिल्कुल भी अपने बॉडी मूवमेंट को और कुछ किया ही नहीं, है ना, बस अपने बॉडी को पीछे लेके जाती रही और वहां से चली गई, मतलब वो अडेप्ट हो गई थी एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी से. Sven didn't confess to her ownership for several days. जो Sven था, कि हालांकि मुझे ये पता चल गया था कि जो कैनरी है वो यहाँ है, पर ये स्वेन ने एक बार भी नहीं मुझसे कहा कि वो उसकी है, कि मतलब जो क्लैरिबल है वो उसकी पेट है. एंड बाय द टाइम इट नो लॉन्गर मैटर बिकॉज क्लैरिबल वॉज अ जनरल पेट. और तो उसके बाद मतलब बहुत दिनों तक तो स्वेन ने कुछ कहा नहीं, और उसके बाद तो ऐसा मानो कि जो क्लैरिबल था वो सबका पेट ही बन गया था. He had smuggled her up on the last ferry from Earth, कि मतलब जब लास्ट बार हम अर्थ से, मतलब कि अर्थ से स्पेस तक आए थे, तो उसने छुपके से स्मगल, मतलब कि अपने कहते हैं ना स्मगल करना कोई भी चीज को, ऐसे ऐसे ड्रग स्मगल करना या कुछ भी, तो वैसे ही वो भी उसे स्मगल कर कर छुपा के ले आया था. When he came back from leave, partly he claimed out of sheer scientific curiosity. और उसने ऐसा क्यों किया था, जो स्वेन था वो क्यों क्लैरिबल को अपने साथ लेके आया था, क्योंकि वो कहता कि मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, कि जानने की इच्छा है साइंटिफिक तरीके से. He wanted to see just how a bird would operate when it had no weight but could still use its wing, कि मतलब बिना ग्रेविटी के कैसे एक बर्ड ऑपरेट करेगी, वो ये देखना चाहता था. क्लैरिबल thrived and grew fat, ठीक है, कि क्लैरिबल तो बहुत ही मजे में थी और वो मोटी होती जा रही थी, ठीक है, क्योंकि उसको खाना मिल रहा था, उसको कोई वर्क करना नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो मोटी होती जा रही थी. ऑन द होल वी हैड लिटिल ट्रबल कंसीलिंग आवर गेस्ट व्हेन वीआईपीज फ्रॉम अर्थ केम विजिटिंग. ठीक है, अगर पूरे इसकी बात करें जर्नी की, जब हमारे साथ क्लैरिबल थी, तो हमारे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी उसको छुपाने में. क्यों? क्योंकि जब जो अर्थ है उसमें से वहां से कुछ वीआईपीज आए थे हमारे स्पेस स्टेशन में विजिट करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, तो हमें उसे छुपाना पड़ा था. स्पेस स्टेशन हैज मोर हाइडिंग प्लेसेस देन यू कैन काउंट. आप यकीन नहीं करोगे कि स्पेस स्टेशन के अंदर कितनी छुपने की जगह थी, आप गिन भी नहीं सकते इतनी छुपने की जगह वहां थी. The only problem was that Claribel got rather noisy when she was upset. पर एक दिक्कत थी उसे छुपाने में, कि जो क्लैरिबल थी ना, जब भी वो उसे
अपसेट हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, नाराज हो जाती थी, तो वो बहुत ज्यादा आवाजें करती थी। And we sometimes had to think fast to explain the curious peeps and whistles that came from ventilating shafts and storage bulkheads। ठीक है, तो जब वो ऐसे अपसेट हो जाती थी और आवाजें करती थी, तो हमें उन विजिटर्स को, यानी कि जो अर्थ से आए हुए हमारे विजिटर्स हैं, उनको बताना पड़ता था कि ये जो आवाजें हैं वो वेंटिलेशन, मतलब कि जो डक्ट्स बने होते हैं ना किसी भी क्लोज स्पेस के अंदर आजकल, वो हवा के लिए, एयर की पासिंग के लिए, ठीक है, फ्रेश एयर आने के लिए, तो उसे वेंटिलेटिंग शाफ्ट कहते हैं। तो वो जो आवाजें हैं वो उनको बतानी पड़ती थी कि कहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, इधर से आ रही है, वो ऐसा कर करके उन्हें छुपाते थे। देयर वर अ कपल ऑफ नैरो एस्केप्स, कि मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि हम बहुत ही, मतलब मुश्किल से बचे हैं, कि एक बहुत ही नैरो एस्केप था हमारा, कि हम बस पकड़े ही जाने वाले थे। बट देन हु वुड ड्रीम ऑफ लुकिंग फॉर अ कैनरी इन अ स्पेस स्टेशन। पर कोई भी कैसे सोचेगा, है ना, कि एक कैनरी, एक बर्ड स्पेस स्टेशन के अंदर कैसे होगी। तो ये कोई किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, कभी किसी की सोच भी नहीं आती थी कि एक बर्ड वहां छुपी होगी। ठीक है, तो ये एक पहला पार्ट था। जैसा कि मैंने बताया, ये थोड़ा सा वैसे है, वियर्ड सा होगा जब तक इसको पहली बार पढ़ोगे, पर इसका मेन जो है स्टोरी वो यही है कि कैसे जो राइटर है उसका एक कलीग है स्वेन ओसलिन, और वो स्पेस स्टेशन के अंदर अपने पेट क्लैरिबल, जो कि एक येलो कलर की कैनरी है, उसे लेके आता है। और उसका इस जवाब क्या होता है जब मैं पूछता हूँ कि वो इसे क्यों लेके आया है, तो वो क्या कहता है कि मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि अगर एक बर्ड को मैं लेके आऊं तो वो कैसे बिना ग्रेविटी के सरवाइव करेगी। एक बात याद रखना, जो स्पेस स्टेशन कह रहे हैं तो ये स्पेस के अंदर है, इसीलिए वहां कोई भी ग्रेविटी नहीं है। और इंटरकॉम क्या होता है? इंटरकॉम होता है जब हम अर्थ से जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, जो स्पेस में जब लोग हैं उनसे, तो वो किसके जरिए करते हैं? इंटरकॉम के जरिए। ठीक है, तो बस यही एक पहला पार्ट था हमारा। I hope you have understood the chapter. If you like the video, please share, like, share and subscribe. जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को उतना ज़्यादा लाइक करें, उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।